I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. So last class we have discussed about the drift velocity in current chapter, electric current chapter. We have discussed about the drift velocity, about Ohm's law, how to derive Ohm's law by using drift velocity concept, and about the resistance, resistivity, conductance, conductivity. All of this we have discussed about that. Yes or no? So today we are going to discuss the next part, that is variation of resistance. Variation of resistance with temperature, variation of resistance with temperature, and variation of resistance with the shape and size. Variation of resistance with temperature and variation of resistance with the shape and size. आया समझ में मेरी बात? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. पहले हम डिस्कशन करते हैं वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर. 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 मेरी बात? चलो क्या होता है देखो, पहले क्या हुआ, एक कंडक्टर था यहाँ पे, एक क्या था, कंडक्टर था, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ कि नहीं. अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये क्या होता है, जब हम इसको टेम्परेचर दिया, क्या दिया मैंने इसको, टेम्परेचर दिया. नाउ इलेक्ट्रॉन सब गेट सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन सब गेट सम एनर्जी. This starts to move rapidly. This starts to move rapidly. यही बात उनका तकलीफ दिया. क्या तकलीफ दिया? Whenever, मान के चलो, when they are moving smoothly, when they are moving smoothly, then let's assume the time interval between two successive collision. Time interval between two successive collision is t इक्वल टू मान के चलो कि 5 सेकेंड है. t इक्वल टू मान के चलो कि 5 सेकेंड है. मान के चलो कि t इक्वल टू क्या है, 5 सेकेंड है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर अप्लाइड टू द कंडक्टर. व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर अप्लाइड टू द कंडक्टर. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने जब ये टेम्परेचर दिया, नाउ द कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, collision between two electrons with the electron or with the walls is more quickly. अब ये जोर जोर से मूव करने लगेंगे, जोर जोर से मूव करने लगेंगे, तो ये जो टाइम था ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो उनके बीच का जो कॉलिजन टाइमिंग था वो क्या होगा, अभी डिक्रीज हो जाएगा. आ रहे हाँ कि नहीं, वो क्या होगा, अभी डिक्रीज हो जाएगा. आई मेरी बात समझ में? आ रहे हाँ या ना. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, जो मेरा फॉर्मूला था R इक्वल टू ml बाई ए ई का स्क्वायर एन टाउ, R इक्वल टू ml बाई ए स्क्वायर एन टाउ, ये जो मेरी फॉर्मूला थी. अब यहां पे क्या हुआ, टाउ मेरा डिक्रीज होने लगा. टाउ मेरा क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा. टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये मेरा क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा. अगर डिक्रीज होने लगा तो टाउ डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ. किसका इफेक्ट के लिए टाउ डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस. तो मैंने कंक्लूजन क्या लिखा, मैंने कंक्लूजन ये लिखा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर increases. Resistance of the conductor increases. आई मेरी बात समझ में आ रहे? हाँ या ना, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक ठाक चल रहा है. On increasing the temperature of the conductor, resistance of the conductor increases.
आई मेरी बात समझ में? अगर रेजिस्टेंस ने यहां पे इंक्रीज किया तो क्या मैं लिख सकता हूं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस, अरे हाँ या ना, कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हाँ कि नहीं? रेजिस्टिविटी क्या करेगा, रेजिस्टिविटी मेरा, रेजिस्टिविटी क्या करेगा मेरा, इंक्रीज करेगा। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ या ना, आई मेरी बात समझ में? और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, मेरा रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज सो रैपिडली, जोर जोर से हो रहा है, तो इसका मतलब जो इंटरवल, टाइम इंटरवल जो था कोलिजन का, वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, कंडक्टेंस मेरा डिक्रीज किया, कंडक्टिविटी भी मेरा डिक्रीज किया, कंडक्टेंस डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस एंड रेजिस्टिविटी, आज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। आया मेरी बात समझ में? आ रहे हाँ या ना? चलो ये वाला को नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। वहां चलो नोट डाउन कर लिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ अगर मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया, मिटाता हूं ये वाला, क्या हमने ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि, हमने ये ऑब्जर्व किया कि मान के चलो, लेट अज्यूम R1 be the resistance at T1 degree centigrade, R1 be the resistance at T1 degree centigrade, R2 be the resistance at T2 degree centigrade, R1 be the resistance at T1 degree centigrade, R2 be the resistance at T2 degree centigrade. Now हमने ऑब्जर्व किया कि चेंज इन रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जितना चेंज हुआ होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज डायरेक्ट। तो ये डिफरेंस क्या होगा, जितना टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होते होते चला जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट फ्लो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये R2 माइनस R1 क्या होगा, जितना डिफरेंस बढ़ेगा वो R1 से प्रोपोर्शनल होगा, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। अब ये R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, जितना टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस भी ज्यादा होते होते चला जाएगा। तो क्या होगा मेरा यहाँ पे T2 माइनस T1, आया मेरी बात समझ में? R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1, R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। अब इनको कंबाइनिंगली हम लिखेंगे, क्या करके लिखेंगे, कंबाइनिंगली लिखेंगे। तो क्या मेरे यहाँ पे R2 minus R1 proportional to R1 T2 minus T1 लिख सकता हूं, R2 minus R1 proportional to R1 into T2 minus T1 लिख सकता हूं। अरे हाँ कि नहीं? यहां पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करना शुरू किया तो एक कांस्टेंट मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने रिमूव किया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया। तो R2 minus R1 equal to alpha into R1 T2 minus T1, R2 minus R1 equal to alpha into R1 into T2 minus T1। आया मेरी बात समझ में? आ रहे हाँ या ना? क्या मैं यहां से दो चीज लिख सकता हूं, यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, अल्फा इक्वल टू R2 minus R1 by R1 into T2 minus T1, अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1। क्या ये हो सकता है? क्या मैं और एक चीज भी लिख सकता हूं इसी स्टेटमेंट के बाद, इसी स्टेटमेंट के बाद मैं ये लिख सकता हूं R2 इक्वल टू R1 इधर चला गया प्लस अल्फा इंटू R1 T2 माइनस T1, क्या मैं लिख सकता हूं? तो अभी R2 इक्वल टू R1 होल इंटू
1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आई मेरी बात समझ नहीं आ रहे? हाँ या ना? R2 इक्वल टू R1 होल इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये अल्फा को हम क्या बुलाएंगे? अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है? एसआई में हम इसको बोलेंगे केल्विन इनवर्स। देखो यहाँ पे ओम आएगा, यहाँ पे भी ओम आएगा, ओम को ओम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? केल्विन आएगा। तो केल्विन इनवर्स सीजीएस में क्या लिखेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। एसआई में हम लिखेंगे केल्विन इनवर्स, सीजीएस में लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। आया मेरी बात समझ में? ना यहाँ पे किसी का डाउट है? हो गया? आगे बढ़ते हैं। अल्फा का डायमेंशन हम सिर्फ केल्विन में लिखेंगे, अल्फा का डायमेंशन भी वही k-1 ही होगा। अल्फा का डायमेंशन भी क्या होगा? वही k-1 होगा। आया समझ में? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो क्या होगा? केल्विन इनवर्स हो जाएगा, k इनवर्स हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? यहाँ ये किसके लिए है? मेटल या कंडक्टर के लिए है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस मेरा भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर ए मेटल और कंडक्टर। एंड अल्फा, अच्छा ये वाला खत्म हो गया क्या? मैं ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, करूंगा, डोंट वरी। एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा। अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव किसके लिए? फॉर कंडक्टर के लिए। अल्फा इज पॉजिटिव किसके लिए? ना कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए अल्फा मेरा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। तो अल्फा मेरा क्या हो गया? पॉजिटिव बना। मगर सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर या फिर अलॉय के लिए ये अल्फा का वैल्यू क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा? नेगेटिव वैल्यू में। अल्फा में नेगेटिव वैल्यू आएंगे, क्योंकि इनमें क्या होता है? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करना शुरू करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करना शुरू करता है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। सेमीकंडक्टर डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। आया मेरी बात समझ में? तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस। आया समझ में? हो गया? चलो लिख लो, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ये वाला 1 मार्क्स में आता है। व्हाट इज द अल्फा इज डैश फॉर सेमीकंडक्टर? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट। आंसर होगा नेगेटिव। यहां पे आओ, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, अगर T1 का वैल्यू मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड T2 का वैल्यू मेरा T डिग्री सेंटीग्रेड है। T1 का वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 का वैल्यू T डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड लो, केल्विन लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। वाह, केल्विन में करोगे तो 273 ऐड कर लेना। वाह, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? अल्फा इक्वल टू T1, यहां पे क्या लिख सकता हूं? मान के चलो कि RT, 2 के जगह T डिग्री सेंटीग्रेड है तो RT, और यहां पे रेजिस्टेंस है RT, यहां पे रेजिस्टेंस है मान के चलो कि R0। तो क्या मैं RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 होल इंटू T2 माइनस T1, तो इसका मतलब T माइनस 0 होगा। तो क्या मैं यहां पे अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 इंटू T लिख सकता हूं क्या? अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 इक्वल टू R0 इंटू T लिख सकता हूं। आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेजिस्टेंस का, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर में आया समझ में कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम मेरा डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज होता है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? तो ये है उसका फॉर्मूला। कैसे तुम न्यूमेरिकल करोगे, एक न्यूमेरिकल करके तुमको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यहां तक हो गया? आ रहे हाँ या ना? यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं कि
अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, कंडक्टेंस डिक्रीज की, सॉरी कंडक्टेंस डिक्रीज किया, हाँ कि नहीं? कंडक्टेंस डिक्रीज किया, कंडक्टेंस को हम जी में लिखते हैं ना, कंडक्टेंस मेरा डिक्रीज किया। अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। आया समझ में मेरी बात? अरे हाँ या ना? टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। आया समझ में? तो ये अगर ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यू हुआ कोई भी एक मेटल पे, ये प्रोसेस अगर मेरा कंटिन्यू हुआ कोई भी एक मेटल पे, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर resistance of the conductor decreases. So at a certain stage will come where the resistance is zero. क्या हो जाएगा मेरा? रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये जो कंडक्टेंस है ये बहुत हाई हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं? बहुत हाई हो जाएगा। कंडक्टेंस इज वेरी हाई। कंडक्टेंस विल बी वेरी हाई इफ we decrease the temperature. Decrease the temperature means क्या है? We try to cool the conductor. Yes or no? कंडक्टर को कूल करने के लिए कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा और कंडक्टर एक सुपर कंडक्टर हो जाएगा। कंडक्टेंस वेरी हाई हो जाएगा, करंट बहुत ही हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कंडक्टर को बोल सकते हैं द कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आया मेरी बात समझ में ना? इसमें किसी का डाउट है? इसी में किसी का दिक्कत होगा क्या? कंडक्टर बिकम्स सुपर कंडक्टर। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? द फेनोमेनन याद रखो, पॉइंट लिखो। द फेनोमेनन बाय व्हिच decreasing the temperature, the phenomenon by which decreasing the temperature, resistance of the conductor is zero, resistance of the conductor is zero, is known as superconductivity, is known as superconductivity, is known as superconductivity. आया मेरी बात समझ में? हाँ कि नहीं? द फेनोमेनन बाय व्हिच ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स जीरो इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी एंड एट दैट स्टेज द कंडक्टर बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। द कंडक्टर बिकम्स ए सुपर कंडक्टर and the temperature at which the conductor becomes a superconductor, the temperature at which the conductor becomes a superconductor is known as critical temperature, is known as critical temperature। आया मेरी बात समझ में? is known as critical temperature, and mercury becomes a superconductor। कौन है इसका? mercury becomes a superconductor at 4.2 Kelvin। mercury becomes a superconductor at 4.2 Kelvin। जो मैंने पॉइंट बोला उसको लिख लो कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा सुपर कंडक्टिविटी का प्रोसेस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट को लेके, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर से। मिटाता हूं इसको, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाता हूं। क्या है क्वेश्चन मेरा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वेयर is 1 ohm at 20 degrees centigrade. The resistance of a silver wire is 1 ohm at 20 degree centigrade. Then it is taken
taken in a liquid bath and its resistance becomes 1.2 ohm. Find the temperature of the liquid bath. Find the temperature of the liquid bath. Find the temperature of liquid bath. अच्छा, यहां पे क्या गिवन है तुम लोगों को? गिवन अल्फा का वैल्यू तुम लोगों को गिवन है। अल्फा का वैल्यू दिया गया है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3, 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। आया समझ में? यहां पे क्या हुआ? द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिल्वर वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। डाटा फिर से लिख लो, R1 इक्वल टू 1 ओम दिया गया है। देन इट इज टेकन इन अ लिक्विड बाथ एंड इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 1.2 ओम। रेजिस्टेंस इसका जब ये लिक्विड बाथ में आया, कोई लिक्विड के टॉप में आया, तो इसका जो रेजिस्टेंस था ये 1.2 ओम आ गया। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बाथ। तो T2 मेरा क्या आएगा? T2 मेरा क्या है? जबकि मुझे अल्फा दिया गया है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। आया समझ में? क्या मैं यहां से फॉर्मूला ये लिख सकता हूं? कोई भी फॉर्मूला डाल दो, अल्फा का डालो या कोई भी डाल दो। क्या मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्वल टू, मुझे पता है R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1। हाँ कि नहीं? यहां पे तुम लोगों को अल्फा पता है, R2 पता है, R2 पता है, R1 पता है, T2 तुम लोगों को कैलकुलेट करना है, T1 पता है। क्या तुम निकाल सकते हो? अरे हाँ या ना निकाल सकते हो? तो इसी में किसी का दिक्कत नहीं होगा? इसी में किसी का दिक्कत होगा क्या? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा। सेंटीग्रेड में लेके कर लो, क्योंकि अल्फा भी तो डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में दिया गया है ना, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, मुझे लगता है। हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खुद कर लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, खुद कर लोगे। कैलकुलेशन ही है, खुद कर लोगे। आंसर क्या आएगा? कि आंसर आ रहा है 72.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरा T2 आ रहा है, चेक कर लो। नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स पे लिखना, मैं सॉल्व कर लूंगा। 72.6 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ तो मुझे वो कमेंट्स पे लिखो कि सर नहीं हो रहा है, तो मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। और एक बार हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है। ग्राफ मेरा ऐसे ड्रॉ हुआ था, ये V था, ये मेरा I था, हाँ कि नहीं? अब यहां पे T1 टेम्परेचर के लिए ये मेरा ग्राफ बना था, और ये T2 टेम्परेचर के लिए ये मेरा ग्राफ बना था। T1 के लिए जो ग्राफ बना था, यहाँ पे एंगल हुआ था θ1, T2 के जो बना था ये एंगल हुआ था θ2। आया मेरी बात समझ में? क्वेश्चन क्या क्या दिया गया था? are the substances ओमिक? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, which one is greater? T1 और T2? T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? अगेन दिया गया था, which one is greater? R1 और R2? इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। वहां क्वेश्चन ठीक से नोट डाउन कर लो, आंसर्स करेंगे। ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे I दिया गया है, यहाँ पे V दिया गया है, हाँ कि नहीं? और दिया गया है आर द सब्सटेंसेस ओमिक। दोनों क्या ओमिक सब्सटेंसेस हैं? व्हिच वन ग्रेटर है? T1 बड़ा है या T2 बड़ा है?
एंड व्हिच वन इज ग्रेटर, रेजिस्टेंस R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, कैसे पता करेंगे? देखो मुझे क्या पता था, I और V ग्राफ में, अगर ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो किसके लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा? ओमिक कंडक्टर के लिए लीनियर ग्राफ बनेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यही तो मेरा दिया गया था, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर ए कंडक्टर ऑफ ए V वर्सेस और I वर्सेस V ग्राफ, हाँ कि नहीं? तो अगर कंडक्टर के लिए ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है I और V का ग्राफ, तो मेरा सब्सटेंसेस क्या हुआ? ओमिक कंडक्टर, ओमिक सब्सटेंसेस। तो यहां पे क्या होगा? पहला बिट का आंसर आएगा यस, सब्सटेंसेस आर ओमिक। क्या आएगा आंसर? सब्सटेंसेस आर ओमिक। आया कि नहीं समझ में? सब्सटेंसेस आर ओमिक। आई मेरी बात समझ में? सेकंड वाला आएगा, व्हिच वन इज ग्रेटर, T1 और T2? T1 और T2। पहले देखो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली ग्राफ का स्लोप दिखेंगे तो tan θ1 इक्वल टू क्या मेरा I बाई V होगा, tan θ1 इक्वल टू क्या मेरा I बाई V होगा। सेकंड के लिए I1 V1 I2 V2, क्या मैं इसको 1 बाई R1, क्या मैं इसको 1 बाई R2 लिख सकता हूं? I बाई V क्या होता है? 1 बाई R होता है, तो मैंने क्या लिखा? tan θ1 इक्वल टू 1 बाई R1, tan θ2 इक्वल टू 1 बाई R2। अब देखो कौन बड़ा है, tan θ1 बड़ा है या tan θ2 बड़ा है? θ1 किसके लिए बड़ा है? θ1 ग्रेटर देन θ2। क्या मेरा tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 होगा? अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो tan θ1 भी tan θ2 से बड़ा होगा, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 जिसका बड़ा हुआ उसका R1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं R1 लेस देन R2, क्योंकि इसके साथ ये वाला इनवर्स रिलेशन में है। आया समझ में? tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, R1 लेस देन R2। आया मेरी बात समझ में? R1 लेस देन R2। अगर R1 लेस देन R2 हुआ, R1 लेस देन R2 हुआ, क्या मेरा यहाँ पे T1 लेस देन T2 भी होगा? तुम दो क्वेश्चन का आंसर एक साथ पा गए। देखो कौन ग्रेटर है, मेरा यहाँ पे T2 ग्रेटर है, कौन बड़ा है? R2 बड़ा है। आया मेरी बात समझ में? अरे हाँ या ना? कौन बड़ा है? tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2। tan θ1 का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन से। तो tan θ1 बड़ा है तो इसलिए R1 छोटा होगा R2 से, इसलिए T1 भी छोटा होगा T2 से। आया मेरी बात समझ में? अरे हाँ या ना? इसमें किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट को पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट दिखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ शेप एंड साइज, with shape and size, variation of resistance with shape and size। आया समझ में? अब देखो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ शेप एंड साइज मतलब हम उसको एक रेजिस्टेंस का दो चीज हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आइदर हम उसको लेंथ वाइज इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, या फिर रेडियस वाइज उसका करेंगे, वह क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां पे चेंज कर सकते हैं। चाहे तुम उसका whatever may be the shape and size of a particular substances, of a particular substances, याद रखो ये वाला पॉइंट। तुम चाहे लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करो या फिर रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज करो, हुआ, मगर उसका वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। है मेरी बात समझ में? पहले हम दिखेंगे वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट आता है। देखो एक पर्टिकुलर, देखो यहां पे क्या मैं बोल रहा हूं, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का डेंसिटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। एक मटेरियल का तुम चाहे उसका शेप एंड साइज क्या भी चेंज कर लो, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होगा। यही बात समझ में? मास कभी चेंज नहीं होता, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होता, अल्टीमेटली वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होता। तो मैं एक साइड लाइन यहां पे लिख लेता हूं, व्हाटएवर may be the shape and size, whatever may be the shape and size
ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मेटल, जो भी लिखना है लिख लो, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। आया मेरी बात समझ में? अरे हाँ या ना, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम क्या चेंज करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, लेंथ को चेंज करते हैं। दो ही केस देखेंगे, एक लेंथ के अनुसार वैरी करेंगे और एक रेडियस के अनुसार वैरी करेंगे। पहले हम देखते हैं लेंथ इज चेंज्ड। लेंथ को हम चेंज करेंगे, लेंथ को हम चेंज करेंगे, लेंथ को चेंज करेंगे। इसका मतलब है, मान के चलो कि मेरा इनिशियल लेंथ L था, जिसका वैल्यू मैं L ले रहा हूं, इनिशियल लेंथ। अब फाइनल लेंथ को मैं LF लिया, इसको LI लिया, फाइनल लेंथ को N टाइम्स मान के चलो कि इंक्रीज किया। कितना टाइम्स इंक्रीज किया? N टाइम्स। कोई भी जनरल केस में कर रहा हूं, आसानी से पता चल जाएगा। वाह। but volume will remain constant, V initial equal to V, whatever may be the shape and size changes in a conductor, volume of the conductor, volume will remain constant। क्यों? क्योंकि मेरा डेंसिटी एंड मास कांस्टेंट है, डेंसिटी एंड मास कांस्टेंट है। रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। आया समझ में कि नहीं? डेंसिटी मेरा कांस्टेंट है। आया मेरी बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। V इनिशियल का वैल्यू है एरिया इनिशियल इंटू लेंथ इनिशियल। V फाइनल है एरिया फाइनल इंटू लेंथ फाइनल। मान के चलो कि एरिया इनिशियल मेरा A है, एरिया फाइनल मुझे निकालना है। निकालोगे तो रेजिस्टेंस निकालोगे। देखो स्टेप बाय स्टेप करता हूं, डोंट वरी, I will solve that। A इनिशियल्स मेरा है A, L इनिशियल्स मेरा है L, A फाइनल मुझे निकालना है, L फाइनल का वैल्यू मेरा है NL। क्या मेरे यहां से LL कैंसल आउट हो जाएगा? क्या मैंने A फाइनल को लिखा एरिया बाई N? क्या मैं A फाइनल को लिखा A बाई N? हाँ कि नहीं? A बाई N। आया समझ में? अब R इनिशियल मेरा क्या आया? रो इंटू L इनिशियल बाई A इनिशियल। हम देखेंगे ना रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। क्या मैं यहां से रो इंटू L इनिशियल इक्वल टू L, एरिया इनिशियल इक्वल टू A लिख सकता हूं। रो का कुछ भी चेंज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। यहां पे रो इज द डेंसिटी। देखो एक ही तरह का है, मगर इसको थोड़ा यहां पे ये डेंसिटी है। वाह, मैं लिख लेता हूं यहां, कंफ्यूजन मत होना, डेंसिटी। वाह। अब ये वाला क्या है? रेजिस्टिविटी। अब ये वाला क्या है? रेजिस्टिविटी। अब रो फाइनल मेरा क्या है? रेजिस्टिविटी L फाइनल बाई A फाइनल। हाँ कि नहीं? अब रेजिस्टिविटी L फाइनल मेरा क्या वैल्यू आया था? NL। एरिया फाइनल क्या आया था मेरा यहाँ पे? A बाई N। क्या आया मेरा? A बाई N। क्या मैं N को N से मल्टीप्लाई कर लूं? N स्क्वायर रो इंटू L बाई A। अब यहाँ पे RF है, RF इक्वल टू N स्क्वायर रो इंटू L बाई A। रो इंटू L बाई A मेरा क्या है? RI है। रो इंटू L बाई A क्या है मेरा? RI है। तो क्या N स्क्वायर इंटू RI में लिख सकता हूं? क्या मैं इसको कुछ इस तरह यहां पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हो, लिख लो यहां तक। क्या मेरा R फाइनल इक्वल टू N स्क्वायर इंटू RI है। कुछ बुक में ऐसे दिया गया है, R फाइनल को उन्होंने R डैश लिया है, N स्क्वायर R इनिशियल को R लिया है, N स्क्वायर R। क्या मेरा यही होगा? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, तो स्क्रीन को पज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल मैथमेटिक्स मैंने अप्लाई किया है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है मेरा पहला कॉन्सेप्ट जो है, पहला कॉन्सेप्ट जो शुरू होगा, व्हाट एवर मे बी द शेप एंड साइज, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। यहां तक आर डैश इक्वल टू N स्क्वायर। वन आया कि नहीं समझ में? चलो
क्या क्वेश्चन इसका आया होगा, क्या क्वेश्चन इसका आया होगा? क्वेश्चन ये दिया गया होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंजेस और इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंजेस और इंक्रीजेस टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। क्या दिया गया क्वेश्चन? इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर increases to n times of its original length, then find its new resistance, find its new resistance। चलो हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं, हो गया क्या यहां तक, आगे बढ़ते हैं। लेंथ चेंज हुआ, चाहे वो इंक्रीज किया तो n स्क्वायर है, डिक्रीज किया तो अल्टीमेटली ये भी n स्क्वायर है, पुट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, यहां पे आप दिखेंगे रेडियस को चेंज करेंगे, वाह देखो, रेडियस इज चेंज्ड, रेडियस इज चेंज्ड। मैंने रेडियस को स्ट्रेच किया और रेडियस को चेंज किया, स्ट्रेच किया तो रेडियस को चेंज किया, रेडियस को चेंज किया तो क्या होगा, रेडियस को चेंज किया तो क्या होगा, मान के चलो कि लेंथ इनिशियल मेरा L है, फाइनल लेंथ क्या है मुझे पता नहीं है, फाइनल लेंथ क्या है मुझे पता नहीं है। अब रेडियस R इनिशियल को मैंने R ले लिया, R फाइनल जो है मैंने n टाइम्स इसको इंक्रीज किया है, कितना टाइम्स इंक्रीज किया है, n टाइम्स। आया मेरी बात समझ में, n टाइम्स मैंने इंक्रीज किया है, आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जब n टाइम्स इंक्रीज किया, देखो कैसे होता है, वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर मे बी द शेप एंड साइज। वॉल्यूम इनिशियल का फॉर्मूला है एरिया इनिशियल इक्वल टू एल इनिशियल, एरिया फाइनल इक्वल टू एल फाइनल। क्या मेरा एरिया इनिशियल में पाई आर इनिशियल का स्क्वायर लिखूंगा, एल इनिशियल की जगह एल लिखूंगा, एरिया फाइनल में पाई आर फाइनल का स्क्वायर, एल फाइनल मुझे निकालना है, हाँ कि नहीं। अब पाई से पाई कैंसल्ड आउट हुआ, आर इनिशियल की जगह मैं आर लिखूंगा, आर का स्क्वायर इंटू एल, आर फाइनल है एनआर, एनआर का स्क्वायर मतलब एन का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एल फाइनल। क्या मैं यहां से आर स्क्वायर कैंसल्ड आउट कर लूं, आर स्क्वायर कैंसल्ड आउट कर लूं, एल एफ इक्वल टू क्या मैं एल बाई एन स्क्वायर लिखूं, एल एफ इक्वल टू क्या मैं एल बाई एन स्क्वायर लिखूं, अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत है, एल एफ इक्वल टू क्या मैं एल बाई एन स्क्वायर लिखूं, ना इसी में किसी का दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आर इनिशियल का वैल्यू क्या मैं रो इंटू रेजिस्टिव इंटू एल इनिशियल बाई ए इनिशियल लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं, यही तो मेरा फॉर्मूला है। तो आर इनिशियल में रो इंटू एल इनिशियल है एल, ए इनिशियल है पाई, आर इनिशियल का स्क्वायर, क्या मैं इसको रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, आर इनिशियल इक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अब मेरा आर फाइनल हुआ तो रो इंटू एल फाइनल बाई एरिया फाइनल, एल फाइनल बाई एरिया फाइनल, रो इंटू एल फाइनल का वैल्यू है एल बाई एन स्क्वायर, एल बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया फाइनल का वैल्यू है, कहां गया, निकालना पड़ेगा, पाई आर फाइनल का स्क्वायर में फॉर्मूला डाल दूं, क्या मेरा यहां पे रो एल बाई एन स्क्वायर पाई, आर फाइनल है मेरा एन आर, इसका मतलब एन स्क्वायर आर स्क्वायर हुआ। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। तो क्या एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर है 1 बाई एन टू दी पावर 4 रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि नहीं, ना इसी में किसी का दिक्कत है। आर फाइनल इक्वल टू 1 बाई एन 4, ये किसका वैल्यू है, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, क्या ये मैं आर इनिशियल का वैल्यू लिख सकता हूं, आ रहे हाँ या ना। तो आर फाइनल इक्वल टू क्या बनना मेरा 1 बाई एन 4 ऑफ आर इनिशियल, 1 बाई एन 4 ऑफ आर इनिशियल, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, अगर मैंने रेडियस को n टाइम्स स्ट्रेच किया, क्या इंक्रीज किया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है
इसका जो रेजिस्टेंस है ये इनिशियल रेजिस्टेंस से 1/n4 टाइम्स डिक्रीज करता है, 1/n4 टाइम्स डिक्रीज करता है। आई मेरी बात समझ में आ रहे? हाँ या ना? 1/n4 टाइम्स इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। हो गया समझ में? अरे हाँ या ना? चलो लिख लो स्क्रीन को पल्स करके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे और एक लाइन भी मैं लिख सकता हूं जहां से वहां लिखा था RF को मैंने R डैश ले लिया 1/n4 R आया, R डैश इक्वल टू 1/n4 इंटू R। हो गया ना? इसमें किसी का दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। What the resistance of the conductor is 4 ohm. The resistance of the conductor is 4 ohm. What will be its resistance? What will be its resistance if the length is increased thrice? If the length is increased thrice. सेकेंड बिट में दिया गया if the radius is 2/3 of the initial. If the radius is 2/3 of the initial radius. ऐसा समझ में? हाँ कि नहीं? यही 2 क्वेश्चन दिया गया है, यही 2 क्वेश्चन मुझे दिया गया है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखो, 1 मिनट के लिए खुद ट्राई करो और आंसर को देखो। खुद 1 मिनट के लिए ट्राई करो और आंसर बोलो मुझे। हो गया क्या? चलो करते हैं, पहला बीट पर चलते हैं। रेजिस्टेंस मेरा क्या दिया गया था? 4 ओम। इनिशियल रेजिस्टेंस मुझे 4 ओम दिया गया था। जो लेंथ है मेरा L डैश, फाइनल लेंथ है वो क्या हुआ? थ्राइस, मतलब 3L हुआ है। मान के चलो कि इनिशियल लेंथ मेरा L था और फाइनल लेंथ 3L हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या n इक्वल टू 3 है। MCQ क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन, तो डायरेक्ट लिखोगे R डैश इक्वल टू n स्क्वायर R। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर R का वैल्यू 4 है। 9 into 4 that is R dash equal to 36 ohm. R dash equal to 36 ohm. है समझ में? अगर नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया होगा अगर बोर्ड पे, तो पूरा डिराइव करना है तुमको, जैसे मैंने किया था वॉल्यूम लेके वहां पे करना है, मगर यही आंसर होगा R dash equal to n square R। है समझ में आ रहे? हाँ या ना? अब देखते हैं सेकंड बिट को। ये मेरा फर्स्ट बिट था, सेकंड बिट को आओ। इफ द रेडियस इज 2/3 ऑफ द इनिशियल रेडियस, तो मेरा जो R डैश आया है वो 2/3 ऑफ R हो गया है। तो n का वैल्यू क्या है? 2/3। अब मेरा R डैश इक्वल टू क्या मेरा 1/n4 ऑफ R होगा, हाँ कि नहीं? 1/n4 मतलब n का वैल्यू 2/3, n का वैल्यू क्या है? 2/3, 2/3 का 4, R का वैल्यू 4 है। तो यहां पे क्या आएगा आंसर? 2 4 4 जा 2 8 8 जा 2 16 बाई क्या 81 आएगा इंटू 4 आएगा। 81 4 से 16 कैंसल्ड आउट हुआ तो 81/4 ओम आएगा। क्या आएगा मेरा? R डैश इक्वल टू 20.25 ओम, शायद इतना ही आंसर आएगा। R डैश इक्वल टू 20.25 ओम, इतना ही आंसर आएगा। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? फाइनल रेजिस्टेंस मेरा यही होगा, R डैश इक्वल टू 20.25 ओम होगा।
हाँ कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ना इसी में किसी का दिक्कत है? चलो लिख लो, ये वाला पॉइंट को लिख लो, हम आगे बढ़ेंगे और एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। एक copper wire is stressed to make it 0.1% longer. A copper wire is stressed to make it 0.1% longer. What is the percentage change? What is the percentage change in its resistance? What is the percentage change in its resistance? देखो कैसे होगा, एक नया तरीका से हम करेंगे। देखो क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला क्या है मेरा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई एल, हाँ कि नहीं? यहां पे क्या दिया गया है कि जो एल डैश है दैट इज 0.1% ऑफ एल, हाँ कि नहीं? एल डैश 0.1% लॉन्गर, स्ट्रेच टू मेक 0.1% लॉन्गर, एल डैश इक्वल टू 0.1% ऑफ एल है। तो क्या मैं इसको 0.1/100 इंटू एल लिख सकता हूं? 0.1/100 इंटू एल लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? चलो अब यहां पे मैं आर डैश लिखूं तो रो इंटू एल डैश बाई ए डैश लिख सकता हूं। यहां पे आओ, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। क्या मैं यहां से एरिया इक्वल टू वॉल्यूम बाई एल लिख सकता हूं? क्या मैं यहां से वॉल्यूम इक्वल टू, अच्छा ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है आर डैश निकालने की, एरिया इक्वल टू वॉल्यूम बाई एल कर सकता हूं। अरे हाँ या ना? अच्छा, तो क्या यहाँ पे मैं रो इंटू एल बाई एरिया की जगह वॉल्यूम बाई एल लिख सकता हूँ? रो इंटू एल स्क्वायर बाई वी, ये मेरा आर है, हाँ कि नहीं? यही मेरा फॉर्मूला होगा क्या, आर इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर बाई वी होगा क्या? अरे हाँ या ना? हो सकता है ना, इसी में किसी का दिक्कत है? रो इंटू एल स्क्वायर बाई वी। तो यहां पे अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूं, सोच जरा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालूं, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस निकालूं, क्या मेरा ऐसे होगा? एरर का फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है जो 11th में पढ़े थे, डेल आर बाई आर इंटू 100। रो कांस्टेंट है, इसमें कुछ एरर नहीं आएगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसमें कुछ एरर नहीं आएगा। क्या आएगा एरर वहां पे? 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100। है समझ में? याद आ रहा है फॉर्मूला? अरे हाँ या ना? फॉर्मूला क्या मेरा याद आ रहा है तुम लोगों को? ना इसी में किसी का दिक्कत है? आर में जो परसेंटेज चेंज आएगा तो क्या रिलेटिव एरर इंटू 100 होगा? रिलेटिव एरर क्या? डेल आर बाई आर इंटू 100, यही तो मेरा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। डेंसिटी सॉरी रेजिस्टिविटी मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के टर्म पे कोई एरर नहीं आएगा। वॉल्यूम भी मेरा कांस्टेंट है, तो उसमें भी कुछ एरर नहीं है। एरर कहां पे आएगा? चेंज मैंने किसको किया है? लेंथ को। तो लेंथ में जो एरर आएगा, एल स्क्वायर में जो एरर आएगा, क्या उसका पावर मल्टीप्लाई होगा रिलेटिव एरर से? याद आ रहा है वो वाला फॉर्मूला? अरे हाँ या ना? 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा रिलेटिव एरर से इंटू 100 हो जाएगा। 11th क्लास में एरर के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। हुआ? तो ये डेल एल बाई एल, अच्छा इसको भी लिखने की, अच्छा ये तो एल डैश इक्वल टू 0.1% इंटू एल हुआ है, तो क्या मैं इसको इसी टर्म को लिख सकता हूं डेल एल बाई एल इंटू 100 इक्वल टू 0.1%? यही तो है ना? एल डैश मेरा क्या फाइनल है, एल डैश मेरा क्या है फाइनल है, तो चेंज रिलेटिव एरर क्या है? चेंज बाई ओरिजिनल। चेंज डेल एल क्या है मेरा? चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100, यह तो क्या हुआ 0.1%। रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड विथ 100 विल गिव यू परसेंटेज एरर। तो क्या मैं यहाँ पे 2 इंटू डेल एल बाई एल इंटू 100, क्या मेरा ये 0.1% है?
क्या मैं आंसर यहाँ पे 0.2% लिख सकता हूं? यही मेरा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल एल बाई आर इंटू 100 इक्वल टू 0.2%। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? देखो ये क्वेश्चन मेरा परसेंटेज में है, क्या लिखा गया है? स्ट्रेस टू मेक, देखो नोट डाउन लिखो, अंडरलाइन की पॉइंट क्या है? स्ट्रेस टू मेक इट। वाह, यही वाला क्वेश्चन मैं और एक बार दे रहा हूं, मगर थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन है मेरा ए सिलिंड्रिकल wire is stressed, cylindrical wire is stressed to increase its length, by 0.1% longer, by 0.1% longer। What? 0.1% longer। Calculate the percentage change, in its resistance। Calculate the percentage change in its resistance। आया समझ में? लैंग्वेज में लिखो क्या डिफरेंस है? इज स्ट्रेस टू मेक इट 0.1% longer, यहां पे है टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 0. ये जो टर्म आया इसके लिए क्या चेंजेस आया? वहां पे हमने लिखा था, यहां पे हमने लिखा था L डैश इक्वल टू 0.1% ऑफ L। यहां पे लिखेंगे कि L डैश इक्वल टू बाई, मतलब इतना चेंज हुआ है, मतलब ओरिजिनल लेंथ प्लस 0.1% ऑफ L। आया समझ में मेरी क्या मैं बोल रहा हूं? यहां पे जो था, ये जो फाइनल कन्वर्सेशन हुआ ये 0.1% टाइम्स हुआ था, यहां पे 0.1% इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल प्लस 0.1% ऑफ ओरिजिनल। इसका मतलब यही है। डिफरेंस लैंग्वेज में देखो, हुआ यहां पे था टू मेक इट 0.1%, उसको उतना ही 0.1% टाइम हमने कर दिया है। यहां पे क्या है? लेंथ बाई 0. मतलब ओरिजिनल से और 0.1% हमने इंक्रीज किया। तो क्या मैं इसको L प्लस 0.1 मतलब 0.1 बाई 100, 0.1 बाई, अच्छा इस तरह मैं कर रहा हूं, 0.1 बाई 100 L, हाँ कि नहीं? तो L कॉमन गया 1 प्लस 0.1 बाई 100 को मैंने 0.001 लिख लिया, तो 1.001 L में लिख सकता हूं। L डैश को आ रहा या ना लिख सकता हूं। यही मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और कुछ नहीं। किससे सॉल्व करना है? क्या मेरा यहाँ पे n इक्वल टू 1.001 है? क्या मेरा n यहाँ पे 1.001 है? तो r डैश मेरा क्या n स्क्वायर r लिख सकता हूं। क्या मैं n स्क्वायर r लिख सकता हूं? n स्क्वायर मतलब 1.001 का स्क्वायर इंटू r होगा। अरे हाँ या ना? यही होगा मेरा। क्या मैंने पूछा गया है? ये मेरा r डैश आया। क्या मुझे पूछा गया? परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे मैं निकालूंगा? r डैश माइनस r बाई r इंटू 100। पहले निकालो चेंज क्या हुई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो परसेंटेज कब निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज बाई ओरिजिनल, फाइनल माइनस इनिशियल बाई ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल इंटू 100, चेंज बाई इनिशियल बाय ओरिजिनल, ये हुआ मेरा परसेंटेज। तो क्या यहां से तुम ये वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो? आ रहे हैं ना? क्या मैं यहां से r डैश बाई r इक्वल टू 1.001 का स्क्वायर में लिख सकता हूं?
क्या यहाँ पे मैं r डैश बाई आर -1 इंटू 100 वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो, वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो, इसमें किसी का दिक्कत नहीं होगा, इसी में किसी का दिक्कत होगा क्या? निकाल सकते हो खुद। चलो ये वाला हो गया। तो इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं मैंने सॉल्व किया है। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस तुम्हारा आएगा इसी के कंसेप्ट से ही आएगा, सिर्फ जब वहां पे 1 2 3 4 नंबर्स में चेंज होगा। वाह, तो इसको नोट डाउन कर लो। शायद इसका आंसर कितना आएगा? 0.2 आ रहा है क्या? खुद ट्राई कर लो। वाह, खुद थोड़ा ट्राई कर लो कितना आ रहा है। इसका आंसर वही 0.2% आ रहा है, 0.2%। खुद ट्राई कर लो, निकल जाओ। वाह, तो आज के क्लास इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। वाह, तो इसी यहाँ क्लास के लिए कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, और आंसर खुद थोड़ा निकालो, आ रहा है कि नहीं तो कमेंट्स पे लिखो। वाह, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नया चैप्टर, कोई नया चीज के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के साथ। वाह, तो थैंक यू।